गुड मॉर्निंग। ओके, कल के क्लास में हम लोग देख रहे थे फॉरेस्ट रिजर्व्स में प्रोटेक्टेड एरिया, और प्रोटेक्टेड एरिया में हम बात कर रहे थे नेशनल पार्क वगैरह का, टाइगर रिजर्व का। ठीक है, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, झारखंड में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कितने नेशनल पार्क है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है कि यहाँ पर बेसिकली एक ही प्रकार के जो जीव होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है। कुछ ऐसे जीव जो कि इंस्टिंक्ट होने के कगार पे है या विलुप्त हो चुके हैं, इनको जो है अगर उनके कोई भी तरह का, किसी भी तरह से स्पेसिस का कोई बचने का चांस है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको उनका नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है ताकि वो प्रोटेक्ट रहें या उनका कंजर्वेशन हो सके। ठीक है, जनरली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक से लेकर के 5 टाइप के अलग अलग प्रजाति के स्पेसिस के जो है यहाँ पे जीव जंतु रखे जाते हैं। इनका हालांकि कोई बॉर्डर जो है क्लेरिफाई नहीं होता, और यहाँ पर हो सकता है किसी भी तरह से जो है टूरिज्म वगैरह जो है अलाउड होता है, लेकिन जो मानवीय क्रियाकलाप है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो बैन रहता है, प्रोहिबिटेड रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल कितना है, तो अभी वर्तमान में जो है भारत में लगभग लगभग 566 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और अगर हम बात करें झारखंड के केस में, तो झारखंड में टोटल जो है 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क में ये कंप्लीटली जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी मानवीय गतिविधि, ह्यूमन एक्टिविटीज कंप्लीटली बैन होता है। और हालांकि यहाँ भी टूरिज्म का परमिशन होता है और इसका एक डिफाइंड बॉर्डर एरिया होता है। तो वो जो डिफाइंड बॉर्डर एरिया होता है उसमें एक कोर जोन होता है और दूसरा जो है बफर जोन होता है। अब कोर जोन में आप विजिट करना मुश्किल होता है बाहरी इंसानों को। बफर जोन तक जाया जा सकता है कि जैसा कि ये कोर जोन है, ये बफर जोन है, इस तरीके से। तो ये आउटर जो जोन है, इस एरिया में जो है जीव जंतु को कंजर्व किया जाता है। ये जो आउटर एज रेंज है जिसको हम बफर जोन कहते हैं, तो इसमें जो है जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाता है या वहां तक लोग आ सकते हैं। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो भारत में अभी टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक नेशनल पार्क है अभी। टाइगर रिजर्व्स का मैंने बता ही दिया था कि टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में 53 है। और एक टाइगर रिजर्व है झारखंड में। तो ये डेटा याद रखना है, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक नेशनल पार्क और एक जो है टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है जितने भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व, जो नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको। अब टोटल ये 12 होते हैं। पहला है बेतला नेशनल पार्क,
अब ये पलामू क्षेत्र में है। 231 इसका जो है वो है, मतलब कि एरिया है, जो इसका कोर जोन है वो 231 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब इसमें आपसे पूछेगा क्या, बेसिकली इसमें पूछता है कि जो कोई भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो किस एरिया में है, ये ज्यादातर पूछता है, या किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किस नेशनल पार्क में जो है कौन सा स्पीसीज पाया जाता है, वो जनरली पूछ देता है। कई बार जो है एरिया पूछ देता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो पहले तो याद रखना है, बेतला नेशनल पार्क एकमात्र जो है नेशनल पार्क है यहाँ का, झारखंड का। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में और बता दूंगा कौन से एरिया में है। तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका जो एरिया है वो है 231 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, 231 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये कब बना है, तो ये 1986 में बना है। 1986 में ये बना हुआ है। अगर हम बात करें पलामू सेंचुरी की, तो पलामू सेंचुरी जो है 1976 में बना, और इसका जो एरिया है वो 794 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब ध्यान रखना है कि जो पलामू सेंचुरी है ये सबसे बड़ा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड का, 794 स्क्वायर किलोमीटर का। अगर आप बाकी सेंचुरीज को देखोगे तो ये सब छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 794। उसके बाद में अगर हम सेकेंड रैंक में देखेंगे तो लावालौंग जो सेंचुरी है चतरा में, वो 207 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में ये सेकेंड रैंक को बिलोंग करता है। अगर हम बात करें, ये हो गया आपका पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हो गया दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग सेंचुरी, ये भी 1976 में ही बना है। इसके अलावा जो है महुआ दाड़, ये भी 76 में ही बना है। तो ये तीसरा है, छोटा सा है, 63 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ में ये बना हुआ है। दलमा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये चौथा है, और ये भी 1976 में ही बना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तोप चाची, तो ये पांचवा है तोप चाची, और ये बना है 1978 में। बहुत छोटा सा है तोप चाची, 8.75 8.75 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा सा है। हालांकि सबसे छोटा जो है उधवा जो लेक बर्ड सेंचुरी है वो सबसे छोटा है, 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ये। इसके अलावा लावालौंग, जैसा कि मैंने कहा, लावालौंग सेंचुरी जो है सेकेंड रैंक में आता है, और ये बना है 78 में अगेन। ठीक है, कोडरमा जो है बना हुआ है 1985 में। इसके अलावा जो पारसनाथ है ये बना है 1981 में, 81 में। ठीक है, ये 81 में है, मैंने इसको लिस्ट को ऊपर नीचे कर दिया है। चलो इसको मैं पीडीएफ में आप लोग को ये अप डाउन कर दूंगा। पारसनाथ पहले बना है 81 में, और कोडरमा बाद में बना है 1985 में। इसके अलावा जो है पालकोट बना है 1990 में बना है, या 1990 में। देन उसके बाद में गौतम बुद्ध सेंचुरी जो है वो 1971 में, इसको भी मैंने उल्टा कर दिया लग रहा है, 1971। और ये लास्ट है 1991 में बना है उधवा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पारसनाथ 81 में बना है, ठीक है। पालकोट जो है 90 में बना है। गौतम बुद्ध बना है 1991, ठीक है। चलो, तो ये कुल मिलाकर के हो गया है ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब आपको दो चीजें इसमें याद रखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, पलामू, और सबसे छोटा कौन सा है, बर्ड सेंचुरी, ये सबसे छोटा है। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सबसे शुरुआती दौर का या सबसे पहले कौन बनाया गया, तो पलामू, हजारीबाग सेंचुरी और महुआ डार, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दलमा, ये चार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इनिशियली सबसे शुरू में बनाया गया था। उसके बाद में तोप चांची और लावालौंग, ये 1978 में बना। ठीक है, इसके अलावा जो है पारसनाथ 89 में, कोडरमा 85 में बना है। ठीक,
पालकोट 90 में और उधवा जो है 91 में। ठीक है, ये जो उधवा लेक बर्ड सेंचुरी है उसको राजमहल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। चलो, अगर इसको हम मैप से अगर देखना चाहें तो जो हमारा पलामू है वहां है बेतला नेशनल पार्क। तो यहां पे है बेतला नेशनल पार्क। एक हो गया। दूसरा यहीं पे है पलामू टाइगर रिजर्व, या पलामू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वे। ठीक है, हजारीबाग में है हजारीबाग सेंचुरी। इसके अलावा जो मौहा डार है वो भी पलामू में ही है, तो इसको भी यहीं पे लिखते हैं। इसके अलावा दलमा सेंचुरी है सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, ये हालांकि ये दोनों एरिया में मिला हुआ है, सरायकेला और ईस्ट सिंहभूम, ये दोनों को मिला करके दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना हुआ है। तोप चांची धनबाद में है। लावालांग चतरा में है। कोडरमा कोडरमा में ही है, तो ये कोडरमा क्षेत्र हो गया। इसके अलावा है पारसनाथ, पारसनाथ गिरिडीह में है। पालकोट गुमला में है। इसके अलावा हजारीबाग में ही गौतम बुद्ध सेंचुरी है। और उधवा लेक है आपका साहिबगंज में। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा है, तो ये मैप भी आप फॉलो कर सकते हो याद रखने के लिए। और अगर आपको ये देखना है तो ये लिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, कौन से ईयर में कौन सा बना है। सबसे बड़ा याद रखना है पलामू, और सबसे छोटा याद रखना है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ये सबसे छोटा है। सबसे पुराना बोलेगा तो पलामू, हजारीबाग और महुआ डार और दलमा, ये चार है जो कि 1976 में बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ डिटेलिंग में देखते हैं। पहला है आपका बेतला नेशनल पार्क।
तो जो बेतला नेशनल पार्क है ये यहाँ का एकमात्र जो है नेशनल पार्क है। और इसमें खास बात क्या है कि एक तो आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल पार्क एक ही है यहाँ पे। इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1986 में। ठीक है, ये हालांकि बेतला नेशनल पार्क 1986 में बना है। अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंपेयर करें तो 10 साल बाद में सोचो, मतलब कि पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनना शुरू हुआ और देन उसके बाद में 1986 में जो है इसका गठन किया गया। अगर इसके एरिया की बात करें तो 231 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। और दूसरी बात यह है कि बेतला नेशनल पार्क के एरिया को मिला करके ही पलामू टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो पलामू टाइगर रिजर्व में दोनों क्षेत्र आता है, बेतला नेशनल पार्क भी और टाइगर सॉरी पलामू का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो दोनों क्षेत्र मिला करके ये चीज बनाया गया है। अगर हम बात करें बेतला नेशनल पार्क में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं तो स्पेशली जो है यहाँ पर बाइसन हार्न पाया जाता है, या बाइसन हार्न या जो गौर के नाम से भी जाना जाता है, ये जीव यहाँ पे पाया जाता है मुख्य तौर पे। इसके अलावा हाथी पाया जाता है, टाइगर यहाँ पे पाया जाता है इस क्षेत्र में, जिसकी वजह से जो है ये टाइगर रिजर्व के अंदर में आता है ये। ठीक है, तो बाइसन जो है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसको हम गौर भी बोलते हैं, गौर जीव भी बोलते हैं। बड़ा सा जीव है, आपको देखने से लगेगा कि ये जंगली भैंसा टाइप से दिखता है। हालांकि जो वाइल्ड लाइफ बेफेलो जो होता है, वाइल्ड बेफेलो कहा जाता है, वो अलग होता है। और हालांकि मिलता जुलता ही है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये लगभग वैसा ही दिखता है गौर। तो गौर के लिए फेमस है बेतला नेशनल पार्क। अब यही चीजें अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछता है कि बताइए गौर जो जंतु है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो बेतला नेशनल पार्क याद रखना है खास तौर पे आपको। इसका दूसरा नाम बाइसन भी है, इसको बाइसन भी बोला जाता है, गौर भी बोला जाता है। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको अरनी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अरनी। अच्छा सॉरी सॉरी यार, अरनी तो उसको बोला जाता है। हाँ हाँ ठीक, देखो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। अरनी बोला जाता है एक्चुअली वाइल्ड बेफेलो को, जिसको वन भैंसा बोलते हैं। वो छत्तीसगढ़ का वो राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का। वो उसको बोला जाता है वाइल्ड वाटर बेफेलो, वन भैंसा बोला जाता है। तो उसका एक और नाम अरनी होता है, उसका साइंटिफिक नेम ब्यू बैलस अरनी होता है। तो वो मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो वही चीज मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि ये गौर अलग चीज है, और वो जो बाइसन है सॉरी वो जो जंगली भैंसा है वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये गौर नाम है और बाइसन नाम है, दो नाम इसका याद रखना है आपको। चलो अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरा है यहाँ पर जो पलामू सेंचुरी है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पलामू सेंचुरी के एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1976 को। ये इनिशियल बनने वाले शुरुआती दौर में बनने वाले जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसमें से एक है, और सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एरिया जैसा कि मैंने बताया 794 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बिगेस्ट सेंचुरी है झारखंड का। स्पेशली जाना जाता है टाइगर के लिए, तो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। तो टाइगर यहाँ का मेन जो है एक तरह से बोलना चाहिए स्पीसीज है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर सांभर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सांभर है। ये एक डियर की ही प्रजाति है, हिरण की ही प्रजाति है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो सांभर होता है वो। तो कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। जनरली जो है ये साउथ चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के आसपास में ये पाए जाने वाले एक स्पीसीज है, और ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज में ही आता है सांभर। ठीक है, तो दिखने में ऐसा कुछ होता है ये। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हजारीबाग सेंचुरी, हजारीबाग। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट भी 1976 में हुआ था, और इसका जो एरिया है वो 186 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है पैंथर, ये पैंथर है, ब्लैक पैंथर। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो। और इसके अलावा जो है यहाँ पर है आपका ब्लैक बोर कहा जाता है इसको। ठीक है, ये काला चीता है ना, ये ब्लैक पैंथर है। ये सॉरी ब्लैक बोर बोल दिया, वाइल्ड बोर इसको जो है बोला जाता है, या इसको आप हिंदी में जैसे जंगली सुअर के नाम से भी इसको जानते हैं लोग, जंगली सुअर। ठीक है, या कई जगह जंगली वराह भी कहा जाता है इसको।
तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है वाइल्ड बोर। ठीक है, सुअर की ही एक प्रजाति है, जंगली प्रजाति है ये। इसके अलावा यहाँ पर जो है हाइना पाया जाता है, तो ये हाइना को कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि देखो हाइना का भी ना अलग अलग वो रहता है, मतलब प्रजाति होता है, कुछ स्पॉटेड होता है, कुछ में लाइंस होते हैं, कुछ में बहुत धारदार ही होता है। तो इसके अलग अलग पांच छह जो है इसके प्रजाति होता है, स्पॉटेड हाइना, ब्राउन हाइना, और एक स्ट्रिप्ड हाइना होता है जिसके लंबे लंबे जो है बाल होते हैं। तो ये हालांकि हिंदी में इसको लकड़बग्घा के नाम से जाना जाता है, लकड़बग्घा। नेक्स्ट है महुआ डार सेंचुरी। तो इसका भी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1976 में हुआ था। और एरिया की बात करें तो ये 63 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये सेंचुरी स्पेशली जाना जाता है वोल्फ स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो भेड़िए के लिए मशहूर कौन सा है बोलेगा तो महुआ डार याद रखना है। अब यही चीजें पूछता है ना अक्सर एग्जाम वगैरह में, जैसे इस वाले सेक्शन में अगर आपसे पूछेगा तो ये जंगली सुअर किस एरिया में पाया जाता है, कौन सा सेंचुरी में पाया जाता है, हाइना की अलग अलग प्रजाति कौन से सेंचुरी में पाया जाता है। तो यही चीजें आपको समझना है, यही चीजें आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें इस वाले कैटेगरी में, तो ये आपसे पूछ सकता है कि महुआ डार सेंचुरी में कोस्ट किस टाइप का मुख्य रूप से जीव पाया जाता है। तो ये पूरा एरिया ही इसीलिए जाना जाता है वोल्फ के लिए। और इस सेंचुरी में जो है कंजर्वेशन किया जाता है, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है वोल्फ की प्रजातियों को। ठीक है, भेड़ियों की प्रजातियों को। चलो नेक्स्ट है दलमा सेंचुरी। तो दलमा सेंचुरी जो है स्पेशली जाना जाता है हाथियों के उसके लिए, कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा जो है, अच्छा पहले समझ लो 1976 में ये बना हुआ है और एरिया है 193 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है दलमा सेंचुरी। अगर हम बात करें तो इसी एरिया से जो है इस झारखंड के क्षेत्र में अगर हम बात करें एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, हाथी या गजराज परियोजना के नाम से, जो है 1992 में इंडिया में ही शुरू हुआ था। तो अगर झारखंड के केस में देखा जाए तो दलमा सेंचुरी को ही इसके लिए चूज किया गया था गजराज परियोजना के लिए। तो याद रखना है एलिफेंट प्रोजेक्ट, दलमा परियोजना, दलमा सेंचुरी। इसकी एक खास बात और है कि इसी सेंचुरी से जो है आपका जो स्वर्ण रेखा रिवर है दक्षिण की तरफ जो बहती है, और एकमात्र नदी जो कि सीधा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वो नदी इसी सेंचुरी से होकर के गुजरती है। स्वर्ण रेखा रिवर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ दलमा सेंचुरी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा इसी दलमा सेंचुरी में ही पाया जाता है माउस डियर। तो माउस डियर जो है आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है, साइज में बहुत छोटा होता है, और इसका जो मुंह होता है वो अ, थोड़ा सा चूहे की तरह दिखाई देता है, इसलिए जो है इसको माउस डियर कहा जाता है। और इसके साइज की वजह से इसका जो पैर और पूंछ जो होता है वो हिरण की तरह दिखता है। इसमें एक छोटा सा पूंछ होता है जो हिरण की तरह, और चेहरा जो है चूहे की तरह दिखाई देता है। इसी की वजह से जो है इसको माउस डियर कहा जाता है। चलने का जो अंदाज होता है जो हिरण की तरह रहता है, लेकिन इसको बोला जाता है माउस डियर। ठीक है, तो हालांकि ये डियर की ही प्रजाति है। ठीक है, लेकिन इसको बोला जाता है माउस डियर। अब ये जो है माउस डियर बहुत सालों से, बोलना चाहिए कि हजारों साल पहले का जो है कि स्पीसीज है, और बोला जाता है कि ये अब इंस्टिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन बीच बीच में इसको देखा जाता रहा है। आपके झारखंड के क्षेत्र में भी, यहाँ दलमा में एक दो बार देखा गया। छत्तीसगढ़ में जैसे एक नेशनल पार्क है कांगेर घाटी या कांगेर वैली नेशनल पार्क बोला जाता है, वहां इसको देखा गया है। तो इसलिए जो है अभी भी इसका अस्तित्व तो बना हुआ है, और इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश, बचाए जाने की इसको कोशिश की जा रही है। ठीक है। अब एक चीज और है कि ये डियर की जो स्पीसीज होता है उसमें सबसे छोटा प्रजाति होता है, डियर का सबसे छोटा प्रजाति है।
अगर हम बात करें एक और डियर की प्रजाति, उसमें एक आता है बार्किंग डियर कहा जाता है इसको। ये भी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। अब बार्किंग डियर क्या होता है कि ये जनरली जो है भौंकता है कुत्ते की तरह जो है इसका, इसीलिए इसको जाना जाता है कि ये भौंकने के लिए फेमस है, और इसीलिए इसको बार्किंग डियर कहा जाता है, बार्क करने वाला या भौंकने वाला हिरण। तो ये भी हिरण की ही प्रजाति है बार्किंग डियर। तो माउस डियर और बार्किंग डियर ये दोनों जो है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के क्षेत्र में देखा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लावालांग सेंचुरी जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1978 में ये बना हुआ है। एरिया की बात करें तो 207 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है झारखंड में। पैंथर यहाँ पाया जाता है, वाइल्ड बोर भी पाया जाता है, लंगूर पाया जाता है, सांभर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नील गाय पाया जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, स्पॉटेड डियर है, हाइना है, बार्किंग डियर है, ये सब चीज भी जो है लाओलॉन्ग सेंचुरी में देखा गया है और पाया भी जाता है। लेकिन स्पेशली यहाँ का अट्रैक्शन है नील गाय। अब देखो नाम से नील गाय है, इसको नील सॉरी ब्लू बुल भी कह दिया जाता है अगर वो पुरुष मतलब कि नर प्रजाति है तो। अदरवाइज नील गाय से फेमस है, हालांकि ये नीला दिखता नहीं है, लेकिन इसका नाम ही नील गाय है, घोड़े की तरह दिखाई देती है अगर आप इसको गौर से देखोगे तो। अब ये चक्कर ये है कि पिछले कई सालों से जो है किसानों का दुश्मन माना जाता है नीलगाय को, क्योंकि इसको बहुत कम टाइम लगता है, पूरा सफाचट कर जाएगा अगर खेत के खेत में अगर धान गेहूं कुछ भी अगर उगाया गया है और उस क्षेत्र में पहुंच गया तो। इसीलिए महाराष्ट्र के क्षेत्र के, यूपी के क्षेत्र के और इवन झारखंड बिहार के लोग जो है इससे परेशान हैं। नील गाय से इसके एक तरह से आतंक है किसानों में उनके फसलों को लेकर के। तो बार बार इसको गवर्नमेंट को जो है एक तरह के बोलना चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन लिया जाता है या बार बार आवाज उठाई जाती है इसको मारने के लिए, है ना। तो ये अलग मुद्दा है, नीलगाय को बचाना है या मारना है, ये दोनों तरह का बहस छिड़ा हुआ है अगर किसानों के उसमें देखें तो। चलो ठीक है, कुछ और यहाँ पे बात करते हैं। ये है आपका बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क। तो बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क या जिसको हम जैविक उद्यान कहते हैं, इसका निर्माण हुआ था 1954 में। और किस क्षेत्र में, ओर माझी जो कि सपही नदी का तट है। तो सपही नदी के तट पर जो है ये बनाया गया है बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क। देखो बायोलॉजिकल पार्क होता क्या है, इस क्षेत्र में जनरली अलग अलग जो पौधों की स्पेसिस होती है, जो प्लांट स्पेसिस होते हैं उसको कंजर्व किया जाता है। खास तौर पे जो मेडिसिनल जितने भी प्लांट्स वगैरह होता है, उसके अलावा जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है प्लांट्स होते हैं उनका कंजर्वेशन किया जाता है जैविक उद्यान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये उसी लिए बनाया गया है बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, और माझी क्षेत्र में, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, और माझी में जो पार्क है उसका नाम क्या है या किसको डेडिकेट किया गया है। तो बिरसा मुंडा को डेडिकेट किया गया है ये जो बायोलॉजिकल पार्क है वो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, मतलब क्रोकोडाइल या मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो स्पेशली जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1987 में। जो रुक्का एरिया है, मूता करके एक जगह है रुक्का एरिया, वहां पर जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। अब ये ब्रीडिंग सेंटर में जो है मगरमच्छ को कंजर्व किया जाता है, उनका उनकी संख्या में जो है इसको बढ़ाया जाता है। तो याद रखना है ये। नेक्स्ट है वल्चर ब्रीडिंग सेंटर और माझी। तो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर और माझी जो है, और माझी में बनाया गया है गिद्ध प्रजनन केंद्र, गिद्धों के जो है प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यार, 1994 में बना है शायद।
इसको यार मे भी ऐसा हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि 1994 1954 ही सब जगह इसको शो कर रहा था। मुझे भी ऐसा डाउट है, मैं उसको ना क्लैरिफाई करके देखता हूँ कहीं पे और कुछ डेटा मिलता है तो। हालांकि बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क का जो नाम है वो बाद में दिया गया था। शुरुआत में इसको बायोलॉजिकल पार्क की तरह जो है डेवलप किया जाने लग गया था, ठीक है, शुरू से ही। तो ये मुझे भी डाउट है 94 है या 54 है, तो उसको अगर मुझे कहीं पे और कुछ डेटा मिलता है तो उसको मैं एडिट करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, छोटा सा क्लास था ये। हमारा फॉरेस्ट वाला सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं एक और चीजें इसमें आप लोग को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ और जो इतने भी पार्क वगैरह है छोटे मोटे, और जो हमारे यहाँ के झारखंड में जितने भी वो है, क्या बोलना चाहिए कि वन उत्पाद है, उसको मैं एक लिस्ट आउट कर दूंगा, क्योंकि उसमें डिस्कस करने का बहुत ज्यादा वहां पे जरूरत है नहीं। सिंपल सी चीजें हैं कि कौन कौन सा जो है हमारे यहाँ वनों का उत्पाद मिलता है, जिसको हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, उसको मैं एक लिस्ट आउट करके आप लोग को कर दूंगा। और कल के क्लास में हालांकि उसको मैं शेयर भी कर दूंगा, और अभी पीडीएफ में उसको पहले से प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक बार देख लेना, कुछ समझ नहीं आया तो कल क्लास में उसको हम और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर, ये सेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर हम कल के क्लास में करने वाले हैं। झारखंड का जो भी कृषि वगैरह है, प्रोजेक्ट वगैरह है, नदी घाटी परियोजना वगैरह है, उनको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं आप लोग को, क्लास जो है लगभग 20 क्लास तो चला ही जाएगा किसी भी झारखंड, और अच्छा खासा वेटेज भी है, 40 नंबर का है, तो हो सकता है झारखंड के क्षेत्र से क्वेश्चन आए अच्छे से। और पूरे झारखंड के जीके को एक साथ समेटना भी जरूरी है, अदरवाइज कहीं से कुछ भी पूछ देता है। अगर हम लोग के पास अभी फिलहाल टाइम है, इसलिए इसको ठीक ठाक पढ़ लेना है हमको। अब एक तो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है जो कि हमें करना है। देन उसके बाद में मिनरल है जो कि बचा हुआ है, और मिनरल्स के साथ में ही हम इसको इंडस्ट्री वगैरह को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक है इसके अलावा हिस्ट्री वाला सेक्शन बचा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा लंबा चौड़ा सेक्शन है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें है। इसके अलावा टूरिज्म वगैरह भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक या दो क्लास ये जाने वाला है। मिनरल एक क्लास या दो क्लास, एक क्लास में हो जाना चाहिए। हिस्ट्री है जो कि 4-5 क्लासेस जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर है जो 5 क्लासेस जा सकता है। 2-3 क्लासेस जो है टूरिज्म में जा सकता है। ऐसे करके लगभग लगभग 10 क्लास, 15 क्लास के आसपास, 10-12 क्लास के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 10-20 क्लास, 22 क्लास, 23 क्लास में कंप्लीट हो गया तो ठीक ठाक है, आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। और अच्छा, गूगल में 1994 दिया है, ठीक है यार, मैं भी चेक कर लूंगा। तो इसको यहीं से एडिट कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल। चलो ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में।